गुड मॉर्निंग। अब देखिएगा, हम लोग पिछले लेक्चर में पढ़े थे हेनरी लॉ क्या होता है। अब हेनरी लॉ एक न्यूमेरिकल किए थे, आज उससे और 2-3 न्यूमेरिकल करते हैं। अब देखिएगा क्वेश्चन क्या दिया है, एनसीईआरटी क्वेश्चन है। यदि N2 गैस को 293 केल्विन पर पानी में मिलाया जाए, N2 गैस को 293 केल्विन पर पानी मिलाया जाए, कितना? 1 लीटर पानी में। तो बोला बताइए N2 का कितना मिलीमोल पानी में घुलेगा। N2 का मिलीमोल पूछा। N2 का पार्शियल प्रेशर आंशिक दाब दिया गया है और N2 के लिए pH का मान दिया गया है। अब चलिए, अब एक एक डेटा को निकाल के लिख लेते हैं क्या क्या दिया हुआ है। N2 प्लस वाटर। अब बताइए N2 और पानी में N2 सॉल्यूट तो B सॉल्वेंट A। N2 और पानी में अब कितना पानी? 1 लीटर पानी, 1 लीटर वाटर, ठीक है। कितना N2 का मिलीमोल, मतलब मिलीमोल ऑफ N2। पहले मोल निकालेंगे, 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, निकल जाएगा मिलीमोल। N2 का पार्शियल प्रेशर 0.987 बार, 0.987 बार। प्रेशर ऑफ N2 0.987 बार। KH का मान 76.48 किलो बार। तो एक बार देखिए, एक बार में 1 किलो बार में, इसको पहले आप 1000 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये यहां से बार आ गया 76480 बार। निकालना आपको मोल ऑफ N2। तो चलिए आते हैं फॉर्मूला पे। फॉर्मूला क्या होता है? P इज इक्वल टू KH डॉट XP। मोल ऑफ N2 मतलब मोल ऑफ B XP। XP NB बाय NA प्लस NB। और हम पिछले लेक्चर में पढ़े ही थे कि ये जो होता है बहुत ज्यादा छोटा होता है, NB less than NA, it can be neglected, ऐसा हम पढ़े थे। अब देखिए P into NA is equal to KH dot NB। तो NB क्या हो गया? P into NA upon P into NA upon KH। ये फॉर्मूला है, सिंपल देखिए फॉर्मूला। अब प्रेशर दिया गया, KH दिया गया, निकालने क्या बोला हमको? मोल ऑफ NB। अगर हमको मोल ऑफ NA मिल जाएगा तो मेरा काम बन जाएगा। अब देखिए 1 लीटर का मतलब 1 केजी मतलब 1000 ग्राम। सिर्फ पानी के केस में ऐसा होता है कि सिर्फ पानी केस में इतना होता है कि जितना लीटर उतना ही केजी। W आ गया तो यहां से निकाल लेंगे NA क्या होता है? 2 + 16 18 ग्राम पर मोल। तो यहां से NA WA अपॉन MA, WA 1000, NA 18 55.55। अब N प्रेशर 0.987, मोल ऑफ इट 55.55, KH 76480। सॉल्व कीजिएगा तो आंसर आएगा 0.0072 मोल। आपको किस में चाहिए? मिलीमोल में चाहिए। बस क्या कीजिए, यहां से 1000 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये तो हो गया आपका मिलीमोल। मतलब NB मतलब क्या हो गया? मोल ऑफ N2 0.72 मिलीमोल। अब एक बार फिर ध्यान दीजिए, क्वेश्चन क्या बोला? बोला 1 लीटर पानी में N2 का मिलीमोल कितना होगा? 1 लीटर पानी में N2 का मिलीमोल कितना होगा जब N2 को इतने प्रेशर से घोला जाए, इतना प्रेशर देंगे N2 घोला जाए और उसमें N2 के KH का मान ये दिया गया। तो आपको निकालना मोल ऑफ N2। हम लगाते हैं फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या होता है? P इज इक्वल टू KH डॉट XP। P इज इक्वल टू KH डॉट XP, NB by NA प्लस NB।
पढ़ा है कि बहुत ही छोटा हो तो नेगलेक्ट कर दीजिए, तो NB by NA, तो P into NA is equal to KS into NB, NB is equal to P into NA upon KH। आपको निकालना है NB मतलब मोल ऑफ N2, प्रेशर दिया गया, KH दिया गया, आपका फोकस NA पर है। NA क्या होता है? WA by NA, WA 1 kg मतलब 1000 ग्राम, WA मिल गया, तो यहाँ से क्या निकालेंगे हम लोग? NA निकाल लेंगे, यहाँ से क्या आ जाएगा आपका? NA आएगा, वैल्यू पुट करेंगे, इतना मोल आ गया, 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मिली मोल आंसर आ गया। तुम बोलोगे सर यहाँ पर आप जब NB को 0 मानते हैं, ऊपर क्यों नहीं मानते हैं? तो अगर ऊपर तुम 0 मानोगे बाबू तो पूरा टर्म 0 हो जाएगा, और आपको पिछले लेक्चर में सिखाए थे ऐसा नहीं होता है। देखिए इसको समझ, जो बच्चे इसी पढ़ रहे हैं तो सिर्फ इसको पढ़ रहे हैं, इससे बेटर है कि आप पिछला लेक्चर पढ़ें, और सलाह देंगे पहले तुम पूरा रिवाइज करो। ये भी एनसीईआरटी क्वेश्चन है। Henry law constant for CO2 in water is 1.67 10 per power 8 Pascal at 298 Kelvin, at 298 Kelvin. Calculate the quantity of CO2 in 500 ml of soda water when under 2.5 atm CO2 pressure at 298 Kelvin, 298 केल्विन पर CO2 गैस में, CO2 गैस का जल के लिए हेनरी स्थिरांक इतना पास्कल है। 500 ml सोडा जल में 2.5 atm दाब पर बंद किया गया, दाब पर CO2 गैस को बंद किया गया 298 केल्विन पर, गोली में CO2 गैस का मात्रा बताएं। अब क्या बोलो, दो सिंपल लिखेगा, 500 ml सोडा वाटर है, 500 ml सोडा वाटर है, इसका मतलब 500 ml में वाटर भी है और CO2 भी है, जिसमें बोला बताइए उस 500 ml सोडा वाटर में कितना CO2 घुला है। बस CO2 का मास पूछा, कितना प्रेशर, 2.5 atm प्रेशर, हेनरी कांस्टेंट इतना दिया गया और कितना 500 ml दिया गया। आपसे पूछा क्या है, CO2 की मात्रा। अब देखिए CO2 प्लस वाटर, तो ये B और ये A। देखो अब ध्यान दीजिएगा, 500 ml सोडा वाटर दिया है, हम ले रहे हैं 500 पूरा वाटर, एज्यूम करके चल रहे हैं। आप ऐसा मानिए 500 जब कोल्ड ड्रिंक पीते हैं तो कोल्ड ड्रिंक अगर आप 1 लीटर का कोल्ड ड्रिंक लेते हैं उसमें कुछ ग्राम CO2 होता है, हल्का लिटिल बिट होता है। इसके लिए हम उसको नेग्लिजिबल मानते हुए इस 500 ml सोडा वाटर को वाटर ही माना, VA 500 मतलब WA 500 ग्राम। बोला 500 ml पानी में CO2 के घुले हुए मात्रा बताएं।
इसकी मात्रा पूछा WP। प्रेशर आपको दिया है 2.5 atm और KH दिया है 1.678 पास्कल। पहले दोनों का यूनिट अलग अलग है, आप यूनिट सेम कर लीजिए। कैसे? देखो, एक एटीएम होता है 10 पर पावर 5 पास्कल। एक एटीएम होता है 10 पर पावर 5 पास्कल। तो इसको आप क्या कर दीजिएगा, -5 कर दीजिएगा, तो यहां से एटीएम आ जाएगा। या छोड़िए, आप इसको सॉल्व कर लीजिए। प्रेशर इज इक्वल टू इतना एटीएम और एक एटीएम होता है 10 पर पावर 5 पास्कल। यूनिट सेम हो गया। निकालने वाला WB करते हैं। P इज इक्वल टू KH डॉट XB। XB NB बाय NE प्लस NB। वही कहानी, NB बहुत ही छोटा है, नेगलेक्ट कर देंगे, नेगलेक्ट करेंगे WB। NB बाय NE। P इज इक्वल टू KH NB WB बाय NB NA WA अपॉन NA। अब यहां से वैल्यू पुट कीजिए, निकालने क्या बोला आपको, WB क्या हो जाएगा, P इंटू MB इंटू WA KH इंटू MA। प्रेशर P इंटू MB, प्रेशर 2.5 10 पर पावर 5। मोलर मास ऑफ B MB, कार्बन का 12, 2 गुना 16, तो यहां से 44 ग्राम पर मोल, तो यहां से MB 44। WA 500 ग्राम। KH 1.67 10 पर पावर 8। MA मोलर मास ऑफ A 2 प्लस H2O 2 प्लस 16 18 ग्राम पर मोल 18। तो सॉल्व करते हैं लोग। WB इज इक्वल टू 2.5 इंटू 44 इंटू 5 1.67 इंटू 18। 5 इधर 2 7 नीचे है 8। WB 2.5 220 7 1.67 18 इधर। WB 2.5 22 1.67 18। 7 और 1 8 और 8 कट, यहां से 2.5 ऐसा कीजिए, ये लगभग कट जाएगा 3/2 में। 83 गुना 3 249, 83 गुना 2 166, लगभग 3/2। यहां से आ गया आपका 3/2 22/18। ये कट जाएगा 6 बार में, ये कट जाएगा 11 बार में। WB इज इक्वल टू 11/6 1.8। अब फिर यहां पर ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन क्या बोला 500 ml सोडा पानी है, मतलब 500 ml में पानी है, वह सोडा मतलब कुछ CO2 की मात्रा है। तो बोला बताइए 2.5 atm प्रेशर पर CO2 को इस पानी में डाला गया। तो बोला बताओ कितना CO2 की मात्रा डाला होगा। जो CO2 के लिए KH का मान ये हो गया और ये प्रेशर हो गया। आपसे पूछा वेट ऑफ CO2, वेट ऑफ CO2। WB पूछा आपसे, फॉर्मूला क्या होता है, P इज इक्वल टू KH और XB। P इज इक्वल टू KH, XB क्या होगा, NB बाय NA प्लस NB, NB अपॉन NA। NB क्योंकि पढ़ाई थी, इसका वैल्यू बहुत ही छोटा है, नेगलेक्ट कर देते हैं। NB बाय NA, NB WB बाय MB, NA WA बाय MA। आपको निकालना है WB। WB फॉर्मूला क्या होगा, P इंटू MB इंटू WA अपॉन KH इंटू MA। सब वैल्यू पुट करते हैं, यहां से निकाल के प्रेशर इतना, MB निकालें, WA इधर, KH वैल्यू सब पुट कर दिए, तो यहां से WB का मान आ गया।
देखिए हम हेनरी लॉ को ऐसे भी बोल सकते हैं, ध्यान दीजिएगा आप लोग। ये देखिए मेरे पास कुछ लिक्विड है, यहां पर हम लोग 1 kg का एक वेट दिए, यहां वेट दिए 2 kg का, यहां वेट दिए 3 kg का। अब देखिए इसमें कुछ गैस घुल रहा होगा, इसमें कुछ गैस घुल रहा होगा, इसमें कुछ गैस घुल रहा होगा। आप ध्यान दीजिएगा, देखो जितने आप प्रेशर से गैस को डालिएगा उतना अधिक गैस घुलेगा। तो हम ऐसा बोल सकते हैं मास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, मास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। देखिएगा कैसा मास, घुला हुआ मास, कैसा मास, इसमें कितना मास घुल रहा है, वो डिपेंड किस पे करता है, कितना प्रेशर आप अप्लाई कर रहे हो। या ऐसा करिए, एक और डेफिनेशन ऐसा हम कर सकते हैं। अच्छा बताओ सॉल्युबिलिटी क्या होता है, बोलते हैं प्रत्येक लीटर सॉल्वेंट या प्रत्येक केजी सॉल्वेंट में कितना मैक्सिमम सॉल्यूट घुल जाए वही कहलाता है सॉल्युबिलिटी। तुम एक टर्म यहां समझो, तुम ऐसा बोल सकते हैं जितना प्रेशर डालेंगे उतना अधिक घुलेगा। तो यहां पर सॉल्युबिलिटी भी क्या हो जाएगा, प्रेशर का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। जितना अधिक प्रेशर दोगे उतना अधिक घुलेगा, जितना अधिक घुलेगा उतना अधिक सॉल्युबिलिटी हो जाएगा। तो एक बात याद रखिएगा, हम लोग यहां से 2 डेफिनेशन और एडॉप्ट कर सकते हैं। कौन कौन सा? डेफिनेशन नंबर 2, मास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। तो m इज इक्वल टू k डॉट p, तो m बाय p इज इक्वल टू k, m1 बाय p1 इज इक्वल टू m2 बाय p2। एक फॉर्मूला यहां लगा सकते हैं। डेफिनेशन नंबर 3, सॉल्युबिलिटी प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। तो S इज इक्वल टू k इंटू p S1 बाय S2 इज इक्वल टू P1 बाय P2। देखिएगा हम आपको डेफिनेशन सिर्फ एक ही बोल रहे हैं, आप उसको एक ही याद करें। लेकिन अगर हम डेफिनेशन बोल सकते हैं और 2 और 3 ऐसा बोल सकते हैं, एक लिक्विड सॉल्यूशन में गैस का सॉल्युबिलिटी उसके पार्शियल प्रेशर का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। एक लिक्विड सॉल्यूशन में कितना मास घुला है, किसका, गैस का। एक लिक्विड सॉल्यूशन में कितना गैस का मास घुला है, ये उसके प्रेशर का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं फॉर्मूला, लेकिन मेरा सलाह है आप सिर्फ और सिर्फ एक ही डेफिनेशन वही याद करें जो आपको हम P इज इक्वल टू KH डॉट XV लिखवाए थे। आप इसको देखिए 3 अगर आप याद कीजिएगा तो आप कंफ्यूज कर जाइएगा। उससे बेटर क्या है, आप फॉर्मूला 3 याद रख लें लेकिन डेफिनेशन आप सिर्फ एक ही याद रखें। इससे क्वेश्चन दिया हुआ है एनसीईआरटी में। The partial pressure of ethane over a solution containing 6.56 minus 2 gram ethane is 1 bar. If the solution contain 5 into 10 per power minus 2 gram ethane, what would be the partial pressure? What would be the partial pressure? 6.56 10 per power minus 2 gram ethane वाला सॉल्यूशन में इथेन का आंशिक दाब 1 बार है।
यदि सॉल्यूशन में इथेन का मात्रा इतना ग्राम हो जाए तो आंशिक दाब बताएं। अब आप यहां पर समझिए चीज को, क्या बोला, एक सॉल्यूशन है, उसमें इथेन का वैल्यू कितना दिया है, उस वक्त जो प्रेशर है वो प्रेशर कितना है 1 बार। अब सॉल्यूशन में इथेन का मास कितना हो गया, तो बोला बताओ प्रेशर क्या। देखिएगा M1 इतना ग्राम, उस वक्त प्रेशर 1 बार, M2 इतना ग्राम, उस वक्त प्रेशर बताइए क्या होगा। तो बोलिए M1/M2 इज इक्वल टू P1/P2, M1/M2 इज इक्वल टू P1/P2, हेनरी लॉ अब तुरंत पढ़े थे। यहां लिखिएगा P2 इज इक्वल टू ऐसा बोल सकते हैं M2 into P1/M1। अब बताओ कितना आपको दिया है, M2 5 into -2, P1 1 बार अपॉन M1 6.56 -2, तो इतना डिवाइड कीजिएगा तो 0.762 बार आ गया। सिंपल। देखो बाबू, एक बार मास दिया है, प्रेशर दिया है, दूसरे बार मास दिया है, प्रेशर नहीं दिया है, हम लगाएंगे हेनरी लॉ M1/M2 इज इक्वल टू P1/P2। M1 दिया, P1 दिया, M2 दिया, निकालिए बोला P2, फॉर्मूला खाली पुट किए, आंसर आ गया। अब यहां देखिए हेनरी लॉ का कुछ लिमिटेशन है, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, हम सिंपल लिख देंगे, ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। लिमिटेशन, त्रुटियां, प्रेशर शुड नॉट बी हाई, टेम्परेचर शुड नॉट बी लो। मतलब क्या बोला, दाब अधिक नहीं होना चाहिए और तापमान कम नहीं होना चाहिए। इंपॉर्टेंट नहीं, इसलिए इसमें डिस्कस भी नहीं कर रहे हैं। आप सिंपल समझिएगा, सॉल्युबिलिटी टॉपिक में हम लोग पढ़ रहे हैं। पहला टॉपिक क्या पढ़ेंगे, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। अब इसके बाद पढ़ेंगे सॉल्युबिलिटी ऑफ लिक्विड, सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। Solubility of solid in liquid। लिक्विड में सॉलिड की विलयता, आप इसको समझिएगा। देखिए बोलना क्या चाहते हैं, लिक्विड में सॉलिड की विलयता। ऐसा मान लीजिएगा, ये मान लो यहां पर लिक्विड ये क्या है, सॉल्वेंट, सॉलिड क्या है, सॉल्यूट। तो हम बोलेंगे प्रत्येक लीटर लिक्विड में कितना मैक्सिमम सॉलिड घुल जाए, वो क्या कहलाएगा, लिक्विड में सॉलिड का सॉल्युबिलिटी। इट इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉलिड dissolved in, it is the maximum amount of solid dissolved in
पर लीटर ऑफ लिक्विड। यह प्रत्येक लीटर लिक्विड में अधिकतम घुले हुए सॉलिड की मात्रा होता है। अब एक बात तुम यहां पर ध्यान दो, अगर हम आपको ऐसा बोले कि प्रत्येक लीटर लिक्विड में कितना मैक्सिमम सॉलिड सॉल्यूट घुल जाए, ये क्या कहलाता है? लिक्विड में सॉलिड का सॉल्युबिलिटी। अच्छा, अब हम लोग इसको कुछ इस अंदाज में समझते हैं, जैसे कि मान लीजिए अपने सिलेबस में मैक्सिमम जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो दिया हुआ है आयोनिक सॉल्यूट का दिया हुआ है। आप समझिएगा, ये आपका आयोनिक सॉल्यूट है NaCl, तो Na+Cl-, देखो ये प्लस है माइनस है, तो एक्चुअली होता क्या है, आयोनिक मॉलिक्यूल के बीच लगने वाला जो बॉन्ड होता है वो बॉन्ड कैसा होता है? आयोनिक। इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और जब इसको हम लोग एनर्जी के टर्म में बोलेंगे, इट इज कॉल्ड लैटिस एनर्जी, चालक ऊर्जा। अब तुम बताओ, लैटिस एनर्जी अधिक होगा, मतलब इसके बीच का लगने वाला बॉन्ड अधिक होगा। लैटिस एनर्जी अधिक, इंपॉर्टेंट बात बोल रहे हैं, लैटिस एनर्जी अधिक होगा मतलब इसके बीच लगने वाला बॉन्ड, लगने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अधिक होगा। और अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अधिक होगा उसको तोड़ना मुश्किल होगा, अगर तोड़ना मुश्किल होगा तो बॉन्ड मिलेगा। इसका मतलब क्या होगा? जिस मॉलिक्यूल का लैटिस एनर्जी हाई होगा उसका बॉन्ड स्ट्रांग होगा, तोड़ना मुश्किल होगा, लेस सॉल्युबल होगा। क्योंकि देखिए टूटेगा तब ना भूलेगा, टूटेगा ही नहीं मतलब भूलेगा ही नहीं। इसका मतलब लेसर लैटिस एनर्जी वाला मॉलिक्यूल अधिक सॉल्युबल होगा और अधिक लैटिस एनर्जी वाला मॉलिक्यूल लेस सॉल्युबल होगा। देखिए इसके बाद फिर टर्म आता है, अब ये नमक, देखो इसके चारों ओर तो वाटर मॉलिक्यूल होगा या कोई सॉल्वेंट मॉलिक्यूल होगा, मान लीजिएगा। अब ये नमक Na+Cl-। अब देखो ये क्या हुआ, एक है पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज। अब बताइए Na+ अनस्टेबल हो चुका है, किसी के माथे पर पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज, इसका मतलब हो गया अनस्टेबल। अब ये चाहेगा स्टेबल होने के लिए, ये फिर यहां से जुटना चाहेगा। यहां पर वाटर मॉलिक्यूल है, यहां पर वाटर मॉलिक्यूल है, ये क्या हो रहा है, इसके पूरा पानी में मिल चुका है। अब ये यहां से जुटना चाहेगा, जो टकराएगा इससे जो एनर्जी लॉस करेगा, एनर्जी टकराया, एनर्जी रिलीज किया, यही जो एनर्जी रिलीज कर रहा है इसको बोलते हैं हाइड्रेशन एनर्जी। तो क्या बोलते हैं हम लोग? हाइड्रेशन एनर्जी। तो एक बात देखो तुम बोर्ड पर ध्यान दो, पहले क्या बोले हम लोग, दो मॉलिक्यूल है, देखिए दो आयन है, इनके बीच लगने वाला फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, एनर्जी के टर्म में लैटिस एनर्जी। अब आयंस के चारों ओर वाटर मॉलिक्यूल या कोई सॉल्वेंट मॉलिक्यूल है, इस प्रोसेस को बोलते हैं हाइड्रेशन। प्रोसेस को क्या बोलते हैं? हाइड्रेशन। अब टर्म यहां पर आता है, ये दोनों मॉलिक्यूल आपस में टकराएगा। क्यों टकराएगा? फिर से नमक बनना चाहेगा। उस प्रोसेस में ये एनर्जी रिलीज करेगा, उस एनर्जी रिलीज किया, हम उसको क्या बोलेंगे? हाइड्रेशन एनर्जी। एक बात ध्यान दो, हम ये बोले कि जिस मॉलिक्यूल में आयन का लैटिस एनर्जी अधिक होगा उस मॉलिक्यूल को तोड़ना मुश्किल होगा, लेस सॉल्युबल। बस। अब इसमें दो फैक्टर है, कौन कौन सा फैक्टर है जिसपे किसी लिक्विड सॉल्यूशन में सॉलिड का सॉल्युबिलिटी डिपेंड करता है? यहां देखिएगा, पहला लाइक डिसॉल्व लाइक, समान समान को बोलता है। जैसे मान लीजिएगा पोलर सॉल्वेंट में घुलता है NaCl H2O। पोलर का मतलब ध्रुवीय, पोलर मतलब ध्रुवीय और नॉन पोलर का मतलब अध्रुवीय।
सिंपल देखिएगा, आपको पोलर का टर्म यूज किए थे दो जगह। एक बार आपको पढ़ाए थे पोलर मॉलिक्यूल सॉलिड स्टेट में, और हम एक बार केमिकल बॉन्डिंग में पढ़े थे पोलर एंड नॉन पोलर मॉलिक्यूल। आपको अगर कुछ भी नहीं आ रहा तो आप इतना समझिएगा फिलहाल के लिए, जो चार्ज में टूट जाए पोलर, और जो चार्ज नहीं टूटेगा नॉन पोलर। एक्चुअली पोलर और नॉन पोलर समझ में आपको आता है डायपोल मोमेंट से। तो जो ही बच्चे हमसे केमिकल बॉन्डिंग पढ़े हो, आप उस कॉपी को देखें, कॉपी को देखें, यहां पर आपको मिलेगा पोलर और नॉन पोलर क्या होता है। और जो कॉपी लेके घर नहीं गए हैं, आप बहुत कहा है ऐसा कुछ भी काम आप नहीं करते हैं जिसमें आपके दिमाग पर कुछ भी लोड पड़े, आपसे नहीं होगा, आप खुश रहें। अब यहां देखिए, जो चार्ज में टूटेगा वो पोलर, और जो नहीं टूटेगा नॉन पोलर। देखिए NaCl Na+Cl चार्ज में टूटा, क्या हो गया पोलर सॉल्यूट। H+OH- ये हो गया पोलर सॉल्वेंट। और हम देखते हैं कि पानी में अच्छे ढंग से नमक घुलता है, तो हम बोलेंगे समान समान को बोलता है, पोलर सॉल्वेंट में पोलर सॉल्यूट घुल जाता है। ये देखा गया एक्सपेरिमेंटल डेटा है। और नॉन पोलर जैसे मान लीजिए आयोडीन पानी में नहीं घुलता है, लेकिन CCl4 में घुल जाता है, बेंजीन में घुल जाता है। ये सब क्या है? नॉन पोलर। ये क्या है? नॉन पोलर। ये भी क्या है? नॉन पोलर। तो नॉन पोलर में घुलता है। अब देखिए बाबू, जिसको पोलर और नॉन पोलर का कंसेप्ट नहीं आ रहा है, केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ाए थे, वहां नहीं तो आपके दिमाग में नहीं जाएगा। आप रट लीजिए, क्वेश्चन बहुत ही कम पूछता है। मोस्ट इंपोर्टेंट, टेम्परेचर बढ़ने से सॉल्युबिलिटी घट भी सकता है और बढ़ भी सकता है। विद इंक्रीज इन टेम्परेचर सॉल्युबिलिटी में इंक्रीज और डिक्रीज। अब यहीं पर आप कंसेप्ट लीजिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट बोल रहे हैं, किसी बुक में नहीं मिलेगा। सॉल्यूशन होता है तीन तरह का, एक्सोथर्मिक सॉल्यूशन, एंडोथर्मिक सॉल्यूशन, आइसोथर्मिक सॉल्यूशन। अब इंडो, एक्सो और आइसोथर्मिक, उष्मा छेपी, उष्मा शोषी, समतापी। अब यहां पर आप ध्यान दीजिएगा, हम लोग कुछ यहां पर वाटर मॉलिक्यूल लिए, कुछ अमाउंट यहां पर वाटर मॉलिक्यूल लिए, कुछ वाटर मॉलिक्यूल यहां पर ली, कुछ वाटर मॉलिक्यूल यहां लिए, कुछ वाटर मॉलिक्यूल यहां लिए। अब यहां देखिएगा सर, इनिशियल वाटर मॉलिक्यूल का टेम्परेचर 20 डिग्री सी, इनिशियल, यहां भी 20 डिग्री सी, यहां भी 20 डिग्री सी। देखिए 20 ले रहे हैं, आप 30, 40 कुछ भी ले सकते हैं, इनिशियल कितना ही। अब इसमें पहले बार NaOH डालें, 10 ग्राम डालते हैं, उससे भी कम यहां डालते हैं हम लोग NH4NO3, यहां डालते हैं NaCl। अब देखिए, ये था आपका स्टेप 1। स्टेप 2, इसमें ऐड करना है। जैसे ऐड करते हैं, यहां पर क्या लिखते हैं, देखिएगा यहां से ये जो 20 डिग्री सी है, अभी वाटर का टेम्परेचर 20 डिग्री सी है, और अब ये क्या हो जाएगा, 20 डिग्री सी से बढ़कर लगभग 50 डिग्री सी हो जाता है। और अब क्या देखिएगा, यहां से गैस बाहर निकल, गैस इवॉल्व होने लगा, यहां से कुछ बाहर निकलने लगा। यहां पर क्या लिखते हैं, जैसे इसको डालते हैं, ये 20 से घट के ऑलमोस्ट 8 डिग्री सी होता है। इसका मतलब ये होने लगा फ्रीज। यहां पर ये फ्रीज हो गया, बर्फ के जैसा बनने लगा, बर्फ नहीं होगा, उसके जैसा होने लगा। और यहां पर क्या देखते हैं कि 20 के आसपास 21 डिग्री सी, 22 के आसपास हुआ। तो हम लोग क्या देख रहे हैं, यहां पर एक बात देखिए कि यहां पर हीट बाहर निकला, हीट एब्जॉर्ब किया, बाहर निकला,
20 डिग्री सी था और कितना हो गया 50, टेम्परेचर यहां पर राइज किया, यहां से पूरा धुआं बाहर निकलने लगा और यहां पर क्या हो रहा है 20 डिग्री सी से घटकर 8 डिग्री सी हो गया, कुछ बर्फ बन गया और यहां 20 रह गया। अब एक बात तुम समझो, यहां देख लीजिए बर्फ हो गया, मतलब खुला क्या, देखिएगा हम लोग अभी तक टेम्परेचर की बात ही नहीं की है, सिर्फ कांस्टेंट टेम्परेचर पर चीजों को लिए हैं, अभी ना तो बढ़ा है ना तो घटा है। अब यहां देखिएगा जैसे 20 डिग्री सी पर अमोनियम नाइट्रेट को दी, हम ये चेक करिए फ्रीज हो गया, जम गया, मतलब खुला कहां है, हमको तो बनाना है सॉल्यूशन, मतलब हम इसका टेम्परेचर को हाई करेंगे, जितना हाई करेंगे अब उतना ये लिक्विड में कन्वर्ट होगा। अभी तो ये क्या सॉलिड बन गया है, लिक्विड में कन्वर्ट होगा, जितना टेम्परेचर हाई करेंगे उतना लिक्विड में कन्वर्ट होगा और सॉल्युबिलिटी बढ़ेगा। यहां देखिए टेम्परेचर दिए ही नहीं है तो अधिक बाहर निकल रहा है। अब तुम सोचो यहां से ऐसे ये एनर्जी बहुत बाहर निकल रहा है, टेम्परेचर को हाई करेंगे तो जितना भी सॉल्यूट का मॉलिक्यूल है सब तो गैस के फॉर्म में ही बाहर निकल जाएगा, और चूंकि सब गैस के फॉर्म में बाहर निकल जाएगा, जब सॉल्यूट है ही नहीं तो सॉल्युबिलिटी क्या होगा, सॉल्युबिलिटी होता क्या है, मैक्सिमम सॉल्यूट घुलना चाहिए, सॉल्यूट रहेगा तो ना घुलेगा, या तो वो गैस के फॉर्म में बाहर निकल जाएगा, मतलब टेम्परेचर बढ़ाएंगे सॉल्युबिलिटी घटेगा। अब फिर से समझिए, अच्छे से समझिएगा, सॉल्यूशन तीन तरह का होता है, एक होता है एक्सोथर्मिक, एक होता है इंडोथर्मिक, एक होता है आपका आइसोथर्मिक। अब एक्सोथर्मिक, इंडोथर्मिक और आइसोथर्मिक क्या होता है? एक्सो का मतलब क्या होता है, एनर्जी रिलीज बाय सिस्टम, एनर्जी बाहर निकल रहा है। इंडो मतलब एनर्जी एब्सॉर्ब बाय सिस्टम, एनर्जी अवशोषित हो रहा है। आइसोथर्मिक एनर्जी क्या, देखिए यहां पर कोई बात नहीं है, सेम रहेगा। अब तुम सोचो, ध्यान दीजिए बोर्ड पर, हम पहले कुछ क्वांटिटी वाटर ली, कुछ वाटर ली, यहां पर ली, यहां ली, यहां ली, सेम ली, और अब उस वक्त वाटर का टेम्परेचर को मेजर करते हैं तो 20 डिग्री से, यहां 20 डिग्री सी, 20 डिग्री सी, 20 डिग्री सी। हम एक बार इसमें NaOH डालें, एक बार डालें NH4NO3 और एक बार डालते हैं NaCl। जैसे इसमें हम NaOH डालें, हम ये चेक कर रहे हैं कि पानी का जो टेम्परेचर है वो क्या हो रहा है आपका, अब 20 डिग्री सी से बढ़कर 50 डिग्री सी हो गया है। जब एक्सपेरिमेंट कीजिएगा तो आपको महसूस होगा यहां पर यहाँ हीट हो गया, यहाँ हीट हो चुका है और कुछ धुआं बाहर कुछ धुआं बाहर निकलने लगा। यहां पर क्या लिखते हैं, इसका टेम्परेचर डाउन हो गया और ये फ्रीज जमने लगा। अब यहां देखिए, अब ये लिक्विड सॉल्यूशन सॉलिड की ओर कन्वर्ट होने लगा है और नमक में कोई इफेक्ट नहीं होता है। तो अब एक बात याद रखिए, यहां पर पहले 20 डिग्री था, अब कितना हो गया 50, मतलब हीट बाहर निकल रहा है तो बोलेंगे एक्सोथर्मिक। 20 से 8 हीट एब्जॉर्ब कर लिया, ये क्या हो गया इंडोथर्मिक, और सेम रहा तो आइसो मतलब सेम होता है। अब देखिए ये तो समझ गए कि इंडो क्या हुआ, एक्सो क्या हुआ और आइसो क्या हुआ। अब सॉल्युबिलिटी पे कैसे फर्क होता है इस पर पहले, सॉल्युबिलिटी मतलब क्या होता है, लिक्विड सॉल्यूशन, सॉल्यूशन होना चाहिए, मतलब क्या होना चाहिए कि कंसंट्रेशन थ्रू आउट द सॉल्यूशन सेम होना चाहिए। अब ये लिक्विड तो बन गया सॉलिड, हम क्या करते हैं टेम्परेचर बढ़ाना शुरू करते हैं, जितना हीट करेंगे ये सॉलिड धीरे धीरे लिक्विड में कन्वर्ट होगा और क्या होगा मैक्सिमम हीट देंगे, ये मैक्सिमम सॉल्युबिलिटी इसका बढ़ेगा, जितना हीट करेंगे उतना सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होगा और कन्वर्ट होते होते ये पूरा मॉलिक्यूल टूट जाएगा और अच्छे ढंग से घुल जाएगा। पहले सेकेंड पर मतलब क्या हुआ,
टेम्परेचर बढ़ाने से सॉल्युबिलिटी बढ़ता है। यहां पर आइए, अभी कुछ नहीं किए हैं तो देख रहे हैं हीट बाहर निकल रहा है, इसको और हीट देंगे ये और हीट बाहर निकलेगा, मतलब जितना भी सॉल्यूट मॉलिक्यूल है सब गैस में कन्वर्ट होके बाहर निकल ही जाएगा। अब यहां पर सॉल्यूट रहेगा ही नहीं, तो भूलेगा क्या? कुछ भी नहीं भूलेगा। मतलब क्या हुआ, यहां पर टेम्परेचर बढ़ाएंगे सॉल्युबिलिटी घटेगा, टेम्परेचर बढ़ाएंगे सॉल्युबिलिटी क्या होगा? बढ़ेगा। और यहां तो कुछ फर्क पड़ने वाला ही नहीं है। In ionic solute, ions are held together by strong electrostatic force of attraction, and it is denoted in terms of lattice energy. High lattice energy means the bond between ions are much stronger. To get maximum solubility, bond should be broken, and it is tougher to break the bond, hence solubility decreases. In solution molecule, ions are surrounded by water or solvent molecule. Process is called hydration, and the energy released is called hydration energy. अब देखो, आयोनिक सॉल्यूट में आयंस आपस में प्रबल इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से जुड़े होते हैं। इन्हें लैटिस एनर्जी के टर्म से समझते हैं। अधिक लैटिस एनर्जी का मतलब यह हुआ कि आयंस के बीच लगने वाला बंधन बहुत प्रबल हो गया। अधिक विलेयता होने के लिए
अधिक विलेयता होने के लिए बंधन का टूटना जरूरी है। चूंकि बंधन प्रबल है, तोड़ना मुश्किल होगा। अतः विलेयता कम होगी। सॉल्यूशन में आयन की चारों ओर वाटर या सॉल्वेंट मॉलिक्यूल होते हैं। इस प्रोसेस को जल वियोजन कहते हैं तथा इससे बाहर निकलने वाला ऊर्जा जल वियोजन ऊर्जा कहलाता है। फैक्टर affecting solubility of solid in liquid। फैक्टर affecting solubility of solid in liquid। लिक्विड में सॉलिड के विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक। नेचर ऑफ सॉल्यूट like dissolve in like। समान को बोलता है या समान में बोलता है। नेचर ऑफ सॉल्यूट एज वेल एज सॉल्वेंट। एग्जाम्पल पोलर सॉल्यूट डिसॉल्व इन polar solvent। polar solute dissolved in polar solvent। ध्रुवीय सॉल्वेंट में ध्रुवीय सॉल्यूट घुलता है। नॉन पोलर solute dissolved in non-polar solvent और ध्रुवीय सॉल्वेंट में अध्रुवीय सॉल्यूट घुलता है। NaCl dissolved in water। पानी में नमक घुल जाता है। I2 dissolved in CCl4 में I2 घुलता है। टेम्परेचर तापमान। With increase in temperature solubility में
बढ़ने से सॉल्युबिलिटी घट भी सकता है तथा बढ़ भी सकता है। सॉल्यूशन इज एक्सोथर्मिक, solubility decreases. Solution is endothermic, solubility increases. Solution उष्मा क्षेपी होगा, solubility घटेगा। सॉल्यूशन उष्मा शोषी होगा, सॉल्युबिलिटी बढ़ेगा। तो यही तो था आपका सॉल्युबिलिटी टॉपिक। अब इसके बाद हम लोग पढ़ने वाले वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक।